गुड इवनिंग विद्यार्थियों, अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम राजस्थान के हर कंपटीशन एग्जाम जैसे जेएल प्रिलिमिनरी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट को लेकर जितने भी अपने एनसीईआरटी टॉपिक्स हैं साइंस और जनरल साइंस के, वो क्लियर करेंगे। यहाँ पे आज नया टॉपिक्स देखेंगे विद्यार्थियों, जेनेटिक्स और बायो एवोल्यूशन यानी जैव विकास के बारे में देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो फर्स्ट ग्रेड में जुड़ा हुआ है, साथ ही सेकंड ग्रेड और जेएल प्रिलिमिनरी में विशेष जोड़ा गया है, साथ ही आने वाली चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी इसको जोड़ा गया है। तो आपको ध्यान से देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि हर नए वीडियो की अपडेट आपको ज़रूर मिलेगी। विद्यार्थियों, ये टॉपिक्स एनसीईआरटी आधारित है, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। एक सवाल जरूर बनेगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। देखिए विद्यार्थी, आनुवंशिकी क्या होता है और इसके अध्ययन में क्या क्या आता है। तो देखिए, आनुवंशिकता या वंशागति विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता यानी वंशागत होना, यानी जो पुराने लक्षण है माता पिता के है, दादा दादी के है, वो लक्षण पूर्ण रूप से यहाँ पे वंशागत होना है। और उसकी विभिन्नता क्या है, यानी विविधता क्या है, जनक और संतति के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। देखिए, यहाँ पर विभिन्नता दो प्रकार की है विद्यार्थियों, दिखाई गई है। कौन कौन सी है? एक तो शारीरिक कोशिका विभिन्नता और एक है जनन कोशिका के अंदर विविधता, यानी सोमेटिक जो वेरिएशन है, और एक होगा गैमेटिक वेरिएशन। सोमेटिक यानी शारीरिक कोशिका के अंदर कौन कौन सी आती है? शारीरिक कोशिका में आती है, साथ ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है, और जैव विकास में सहायक नहीं होती है, और उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है इनको विद्यार्थियों। जो अपन लक्षण प्राप्त करते हैं वही लक्षण कहा जाता है। जैसे कान के अंदर छेद, कुत्ते में पूंछ का कटना, ये इसके अंदर आएगी। कौन से अंदर? सोमेटिक वेरिएशन के अंदर आएगी। इसके बाद देखेंगे गैमेटिक वेरिएशन क्या होता है विद्यार्थियों। जनक कोशिका में आती है, जो अपनी मेल जनक से वाली होती है उसमें आती है। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो सकती है, यानी जो नेक्स्ट जो जनरेशन होगी उसके अंदर भी स्थानांतरित होगी, ट्रांसफर। और जैव विकास में सहायक है, एवोल्यूशन में सहायक है, और इन्हें आनुवंशिक लक्षण भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। तो कौन सी विभिन्नता को आनुवंशिक कहा जाता है? जनक कोशिका को आनुवंशिक कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मानव के जो बालों का रंग है वो, और मानव के अंदर शरीर की लंबाई। विद्यार्थियों, अगर मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका हर नया अपडेट समय पर प्राप्त हो। अब देखेंगे विद्यार्थियों, जनन के दौरान जो विभिन्नता का संचयन होता है वो किस प्रकार होता है। तो अभी देखिए, विभिन्नता दो प्रकार से होती है। जो जनन की प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है अलैंगिक जनन, जिसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। दूसरी है वो लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इन दोनों के दौरान ही विभिन्नताएं देखती है, वेरिएशन देखा जाता है। देखिए, यहाँ पे अलैंगिक के अंदर विभिन्नताएं कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो माता पिता के लक्षण पुनः ही आ जाते हैं, यानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण इसमें प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पे विभिन्नता कम दिखाई देती है। साथ ही डीएनए प्रतिकृति और उसके समय में न्यून त्रुटियाँ के कारण उत्पन्न होती है। जो डीएनए की प्रतिकृति होगी उसके दौरान जो न्यून त्रुटियाँ होगी उसके कारण अपन को विद्यार्थियों दिखाई नहीं देगी, यानी कुल कम दिखाई देगी। और दूसरी होती है विद्यार्थियों, वो होती है लैंगिक जनन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसके अंदर विभिन्नता अपेक्षाकृत अधिक दिखाई देती है, क्योंकि ये नया जो जनन का प्रकार है। और साथ ही इसके अंदर क्रॉस के दौरान गुणसूत्रों के क्रोमोसोम के वियोजन के दौरान, यानी जो गुणसूत्र हो गए वो ट्रांसफर द्वारा भी दिखा सकते। साथ ही म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन द्वारा अचानक होने वाला जो भी है परिवर्तन, जैसे डीएनए में परिवर्तन या गुणसूत्र में परिवर्तन या फिर एमिनो एसिड में परिवर्तन के दौरान भी देखी जाती है वेरिएशन। अब देखेंगे विद्यार्थियों, जो वेरिएशन होती है उसके क्या क्या प्रॉफिट्स हैं, लाभ क्या होगी विभिन्नता के, वो देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है परीक्षा। देखिए विद्यार्थियों, प्रकृति के अंदर विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता जीवों के विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे उष्णता को सहन करने वाले क्षमता वाले जीवाणुओं पर अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। पर्यावरणीय कारकों द्वारा हम उत्तम परिवर्तन चयन जैव विकास का उत्तम आधार बनता है। स्वतंत्र यानी फ्री ईयरेबल, और साथ ही कर्णपाली होती है, वो मानव समष्टि की पाई जाने वाली दो परिवर्तन है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट इसके विभिन्नता के। अब विद्यार्थी, जो आनुवंशिकता के जनक है जो मेंडल है, उस मेंडल का यहाँ पे क्या योगदान है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि आनुवंशिकता का पिता या फिर जनक किसे माना गया है। तो यहाँ पे आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल।
तो इम्पोर्टेंट है प्रश्न, ये भी पूछा गया है विद्यार्थियों, ये एनसीईआरटी आधारित मेन टॉपिक्स है। देखिए मेंडल ने वंशानुगति के नियम दिए हैं, जो मेंडल को आनुवंशिकता का जनक माना जाता है। तो इम्पोर्टेंस है, ये पहली लाइन विद्यार्थियों पूछी गई है परीक्षा के हर एग्जाम में मैंने देखी है कि आनुवंशिकता जो जेनेटिक की है उसके लक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के साथ इसके पिता कौन है और जनक कौन है, तो यहाँ पे इसका नाम आएगा मेंडल का। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे के ऊपर, और साथ ही 7 विप्यासी लक्षणों का अध्ययन किया, जो स्थूल रूप से यहाँ दिखाई गई मैंने। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे मेंडल के द्वारा प्रयोग किए दौरान जो 7 विप्यासी लक्षण हैं वो दिखाए। फर्स्ट लक्षण है विद्यार्थी, देखिए बीज का आकार, बीज गोल था जो विशेष प्रभावी, और अप्रभावी के अंदर बीज झुर्रीदार था। उसके बाद बीज का रंग है विद्यार्थी, वो देखेंगे बीज का रंग है वो पीले रंग का है प्रभावी के अंदर, और अप्रभावी के अंदर हरे रंग का। फूल का रंग प्रभावी के अंदर बैंगनी, और उसके बाद में अप्रभावी के अंदर वाइट कलर यानी सफ़ेद। नेक्स्ट है फली का प्रकार, तो टाइप्स ऑफ फली, फली के प्रकार के अंदर फूली हुई और सिकुड़ी हुई, यहाँ पे ये अप्रभावी है। उसके बाद देखिए विद्यार्थियों इसके अंदर जो फली का रंग था वो भी देखिए फूल जैसा ही है, जो फली का रंग है वो हरा दिया हुआ है प्रभावी के अंदर, और अप्रभावी के अंदर पीला दिया हुआ है। नेक्स्ट पुष्प की स्थिति इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, पुष्प की स्थिति पूछी जा सकती है कि पुष्प की स्थिति क्या होगी। तो पुष्प की स्थिति विद्यार्थियों यहाँ पे दी हुई है वो अक्षीय और अंत्य। साथ ही यहाँ पे पुष्प की स्थिति देखेंगी तो पुष्प लंबा है और बोना है, ड्राप है और लॉन्ग है, वो दिया हुआ है। तो ये मेंडल के 7 विप्यासी लक्षण थे, कितने थे, 7। अब देखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कितनी बार बना इसके ऊपर कि मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग ही क्यों किया, यानी इसके और कई पौधे पर क्यों नहीं किया। देखिए तो इम्पोर्टेंट है, मटर के पौधे का चयन करने का इसके कारण मैंने दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है विद्यार्थियों, ध्यान से देखना है। तो मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया, इसके कारण दिखाए हुए नीचे। पहला है मटर के पौधों में विप्यासी लक्षण विकल्पी स्थूल के रूप में दिखाई देते हैं। जो लक्षण होते हैं वो स्थूल रूप से दिए हुए बड़े स्तर पर आपको दिखाई देते हैं, यानी स्थूल का मतलब होता है बड़ा। साथ ही इनका जीवन काल बहुत छोटा होता है, 1 वर्षीय पादप होता है, इसलिए इसका चयन किया। नेक्स्ट स्वपरागण होता है, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो उसमें किसमें होता है, मटर के पौधे के अंदर, और कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जा सकता है, और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है, कौन, मटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे लक्षण विद्यार्थियों पूछे जा सकते हैं। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन करने का कारण क्या है या कौन सा कारण नहीं है, सत्य असत्य में प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको ध्यान से देखें विद्यार्थियों। नेक्स्ट देखेंगे मेंडल के बारे में जो विप्यासी लक्षण है वो किस तरह से इसने बताए हैं वो देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों यहाँ पे ये लक्षण देखिए, तने की ऊंचाई है वो लंबा और बोना दोनों प्रकार का है। साथ ही फूल है, फूल का रंग कैसा लिया उसने, सफ़ेद या कैसा लिया है, बैंगनी कलर का फूल लिया है। और उसके बाद में उसने फूल की स्थिति कैसी ली है, तो अक्षीय और सत्य दोनों प्रकार की। फली का आकार लिया उसने फूला हुआ और सिकड़ा हुआ। फली का रंग लिया उसने हरा और पीला। साथ ही बीज का आकार दिया था गोल और झुरा हुआ यानी मुरझाया हुआ, और बीज का रंग है वो पीला और हरा। तो ये 7 विप्यासी लक्षण किसके हैं, मेंडल के। अब देखेंगे मेंडल द्वारा जितने भी क्रॉस दिए हैं यानी संकरण वो देखेंगे। सबसे पहला संकरण है विद्यार्थियों एकल संकरण, इसे मोनो हाइब्रिड कहते हैं, और ये 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही जेल परी के अंदर एक टॉपिक जोड़ा हुआ है उसके लिए भी इंपॉर्टेंस है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए भी इम्पोर्टेंट है। देखिए विद्यार्थियों मटर के 2 पौधों में से एक जोड़ी विप्यासी लक्षणों के मध्य जो क्रॉस कराया जाएगा उसको एकल संकरण क्रॉस कहते हैं, यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। उदाहरण है जैसे लंबे जो पौधे हैं और बोने पौधों के मध्य जो संकरण कराएंगे तो जो अनुपात प्राप्त होगा उसको एकल संकरण अनुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए विद्यार्थी यहाँ पे डबल टी है जो उसको लंबा पादप कहते हैं, और स्मॉल टी है उसको बोना पादप कहते हैं। जब इसको हम फर्स्ट पीढ़ी में संकरण करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे इन दोनों को अलग करने के बाद इसके दोनों के युग्मक बन गए, टी कैपिटल, स्मॉल टी। फिर देखेंगे यहाँ से इस टी को इस टी से कराएंगे तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा, ठीक है विद्यार्थी। फिर इस टी को वापस छोटी टी से कराएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। फिर छोटी टी को बड़ी टी से वापस कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे यानी कुल मिला के अपन को कैपिटल टी और स्मॉल टी प्राप्त होते हैं। कुल मिला के सभी पौधे अपन को लंबे प्राप्त होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है मेंडल के एक संकरण में सभी पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, तो कैसे होते हैं, लंबे। जब विद्यार्थी ये F1 पीढ़ी थी, फिर F1 पीढ़ी के का क्रॉस F1 पीढ़ी से कराएंगे।
तो यहाँ पे जो पीढ़ी प्राप्त हो गई थी वो F1 थी और इसी का F1 के साथ क्रॉस कराएंगे वापस इसी के साथ। तो देखेंगे विद्यार्थी दोनों को युग्मक बना के, और यहाँ पर युग्मक बनने के बाद कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ ये कैपिटल टी लंबा हो गया, और कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया, लंबा पौधा हो गया। उसके बाद कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा पौधा, फिर स्मॉल टी के साथ स्मॉल टी यानी बोना पौधा प्राप्त हो गया। इससे प्राप्त होता है कि जो अनुपात अपन को प्राप्त हो गया वो हो गया है 1:2:1। ये इसका अनुपात प्राप्त हो जाएगा विद्यार्थियों। तो इम्पोर्टेंट है, इसका अनुपात पूछा जा सकता है। जो जीनोटाइप्स का अनुपात है देखेंगे यहाँ पे जो प्रथम संतति F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, ये इसका रिजल्ट है, निष्कर्ष है या ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। F2 पीढ़ी में 3/4 लंबे पौधे और 1/4 बोने पौधे थे। इसका जीनोटाइप इंपॉर्टेंट है। F2 पीढ़ी का जीनोटाइप 3:1 इंपॉर्टेंट है, यानी 3 पौधे होते वो कैसे होते लंबे और 1 पौधा होता बोना। यानी F3 का अनुपात 1:2:1 इंपॉर्टेंट पूछा गया है विद्यार्थियों जीनोटाइप। देखिए यहाँ पे हम इसका समायोजन करके इस अनुपात को प्राप्त हो गए तो वो 1:2:1 प्राप्त करेंगे। अब जो रिजल्ट है निष्कर्ष प्राप्त होगा वो क्या होगा देखेंगे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों पौधे लंबे होते हैं। यद्यपि स्मॉल टी बोना पौधा है, टी एक प्रति पौधे को लंबा बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोना बनाने के लिए स्मॉल टी की होनी चाहिए प्रजातियाँ। और कैपिटल टी लक्षण प्रभावी हो सकता है जबकि स्मॉल टी होगा अप्रभावी लक्षण। तो इंपॉर्टेंट है, कैपिटल टी कौन सा लक्षण होगा प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी वो होगा अप्रभावी लक्षण। उसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों लंबे पौधे हैं, जबकि स्मॉल टी बोने पौधे हैं। टी एक ही पौधे बनाने के लिए पर्याप्त है, यानी स्मॉल टी मतलब एक ही टी होगी वो बनाने के लिए पर्याप्त है, जबकि बोने पौधे के लिए स्मॉल टी की 2 प्रजातियाँ होनी जरूरी है। टी कैपिटल प्रभावी लक्षण देता है, जबकि स्मॉल टी होता है वो अप्रभावी लक्षण दर्शाता है। अब देखेंगे द्विश संकरण क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। डाई हाइब्रिड ये भी पूछा गया है विद्यार्थियों, तो इसको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक मैं इस क्लास को विराम देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो अवनी राज साइंस एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके रखें विद्यार्थियों। आपको हर नए वीडियो का अपडेट समय पर मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।